गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल हमने पढ़ी थी विधियाँ। निरीक्षण विधि के अंतर्गत हमने 2 विधियाँ पढ़ी थी, एक अंतर्दर्शन और एक बहिर्दर्शन। तो आज हम आगे की विधियाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये विधि ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या पूछ ली जाती है। एक आधी थी तो हमेशा ही पूछी जाती है, यूपी टेट में ही पूछ ली जाती है, सी टेट में ही पूछ ली जाती है। और जो अभी हुआ था ना 69,000 वाला एग्ज़ाम, वो मैंने दिया था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन विधि के ऊपर आया था। 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से लगे थे। कभी इनके गुण भी पूछ ले जाते हैं, दोष भी पूछ ले जाते हैं, और किस टाइप की मतलब सूत्र क्या है वो भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं फिर अपनी आगे की विधि। देखिए अब हम पढ़ेंगे, 2 विधियाँ हो चुकी हैं निरीक्षण विधि के अंतर्गत, एक अंतर्दर्शन और दूसरी है जो है वो बहिर्दर्शन विधि। अब जो हमारी सेकंड वन है वो है हमारी प्रयोगात्मक विधि, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि साइंस से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, ये साइंस से ही जुड़ी हुई है। ये एक वैज्ञानिक विधि है और इसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी वैज्ञानिक ही होंगे, जो इसके सोपान होते हैं वो भी वैज्ञानिक ही होते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णतः एक वैज्ञानिक विधि है और इसके सोपान भी वैज्ञानिक ही होते हैं। और ये अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन से जो है बिल्कुल हट के है, मतलब बिल्कुल ही अलग है ये उनसे। इनका इसका और उनका कोई मैच नहीं करता। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें जब आप किसी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, या मनोवैज्ञानिक कर्ता जब किसी के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो वो परिस्थितियों को कंट्रोल करेगा, वातावरण को अपने अनुकूल बनाएगा और फिर व्यवहार का अध्ययन करेगा वो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें जो मनोवैज्ञानिक कर्ता है वो परिस्थितियों को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, अपने जिस टाइप का उसको बनाना है वो उस टाइप का बनाएगा और फिर व्यवहार का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें भौतिक परिस्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो कंट्रोल करके पहले परिस्थिति क्रिएट करेगा और फिर वो व्यवहार का अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये एक इसकी पूरा मेथड जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या होता है कि परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसका सूत्र है पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन। मतलब पहले मनोवैज्ञानिक कर्ता परिस्थिति बनाएगा जिस टाइप की उसको चाहिए और फिर वो मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो है वो जिस टाइप की उसे परिस्थितियाँ चाहिए, वो जो चाहता है वो क्रिएट करेगा और उसके बाद वो मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा। तो इसका एक दूसरा नाम भी है प्रयोगात्मक विधि का, वो है हमारा नियंत्रित अवलोकन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रयोगात्मक विधि। इसके देखिए गुण क्या है। जब ये साइंटिफिक मेथड है तो ये पूर्णतः वैध होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, और जो है ये पशुओं के लिए अधिक उपयोगी है। पशु हुए, जानवर हुए, इन सब के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, अब बात करें इसके दोषों की, तो दोष में एक चीज़ आ जाती है कि भौतिक परिस्थितियों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन आप मानव व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं नियंत्रित कर लो परिस्थिति, आप मानव के व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर लेंगे, आप मानव की परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित, मान लीजिए कुछ हद तक आपने कर, लेकिन आप पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है पर मानव व्यवहार पर नहीं। तो ये थी हमारी साइकोलॉजी की प्रयोगात्मक विधि। देखिए पशुओं के लिए अधिक उपयोगी कैसे है,
कि हम पशुओं का वातावरण नियंत्रित कर सकते हैं, हम पशुओं की परिस्थिति नियंत्रित कर सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी किसी मानव को नहीं रोक सकते, किसी किसी व्यक्ति को नहीं रोक सकते। तो ये था हमारा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, आपको इसमें कुछ नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। वैसे इसका सूत्र ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुण में भी एक ये इंपॉर्टेंट है कि पशुओं के लिए अधिक उपयोगी है। वैसे वैध और विश्वसनीय होगी क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है एक। और दूसरी चीज़, इसका दोष एक ही है कि भौतिक परिस्थितियों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, मानव व्यवहार पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रयोगात्मक विधि। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की। देखिए, नेक्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था विवरणात्मक विधि। विवरणात्मक विधि, ठीक है, क्या बताया था मैंने? विवरणात्मक विधि। ठीक है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है विवरणात्मक, यानी कि बहुत एक्सप्लेन की हुई चीज़ें, बहुत एक्सप्लेनेशन वाले मेथड विवरणात्मक विधि में आएंगे। यानी कि सबसे पहला जो आएगा वो आएगा हमारा व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, इसका जो पहला मेथड है वो है हमारा व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, आपको पता चल रहा है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, यानी कि पूर्व में हुआ कुछ कार्य है जो हमारे से पहले ही हो चुका है, जो जिसका हमें नहीं पता, हमारे से पहले ही हो चुका है, या कल हो गया, परसों हो गया, कभी भी हो गया, यानी कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री। देखिए, व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में, ये पहले तो ये उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी जिनमें कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। विलक्षणता का मतलब है आपको सामान्य लक्षण प्रतीत नहीं होते। सामान्य लक्षण मतलब जैसे हम नॉर्मल एक व्यक्ति यानी कि पर्सन के अंदर हम लक्षण देखते हैं, वैसे हमें उस व्यक्ति में प्रतीत नहीं होते। चाहे वो मानसिक रोगी हो, चाहे वो कोई सामाजिक विरोधी कार्य करता हो, चाहे वो कोई विशेष वंश हो, वर्ग हो कोई विशेष, या फिर किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति हो और उसमें हमें विलक्षणता प्रतीत हो रही है, तो हम व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि में करना क्या होता है? व्यक्ति इतिहास विधि में जो भी आपका व्यक्ति है जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में, उसकी पूर्व की जो जानकारी है उसे आप एकत्रित करेंगे और फिर उसके कारण का पता लगाएंगे और फिर उसका निदान करेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई चोर है, वो चोरी करता है, तो पहले हम जानेंगे कि उसने चोरी करना कब से स्टार्ट किया, उसने चोरी क्यों की, क्या रीज़न था कि उसने चोरी करी, और फिर हम उसका कारण पता कर लिया, फिर हम उसका निदान खोजेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसके साथ प्रॉब्लम है, तो हम उसके माता पिता से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से, उसके फ्रेंड से, किसी से भी उसके पूर्व में जो गतिविधियाँ उसने की हैं उनके बारे में हम डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर हम उसके कारण का पता लगाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, और फिर हम उसका सॉल्यूशन यानी कि हम उसका निदान करेंगे। निदान इसमें अति आवश्यक है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब सबसे पूछे ही आप उसकी शैक्षिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, उसकी संवेगात्मक क्या रही होगा, उसका चरित्र कैसा रहा होगा, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में आप डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है उसका कारण पता करेंगे और फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि जो आप कह सकते हैं ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है जैसे कोई विलक्षण व्यक्ति, विलक्षणता प्रतीत हो किसी में, या फिर कोई समाज विरोधी कार्य करता हो, ठीक है, या फिर कोई मानसिक रोगी हो, और भी बहुत सारे मतलब जिनमें भी हमें अलग प्रकार के लक्षण प्रतीत होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाएगी। देखिए, पहले हम इसमें कारण पता करेंगे, पूर्व में जो हुआ है उसकी शैक्षिक गतिविधियाँ क्या थी, उसने समाज में क्या क्या कार्य करे थे, वो कैसा चरित्र था, कैसे रहता था, क्या करता था, क्या नहीं, जो पूर्व में उसने किया हुआ है उसका हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोचेंगे हम इसका कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी व्यक्ति इतिहास विधि। देखिए, इसका सूत्र अगर मैं कहूँ तो इसका सूत्र है व्यक्ति इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित कर व्यवहार का अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, ठीक है, तो
हम ये पता करेंगे उसके रिलेटिव से जो भी हैं उसके साथ रहते हैं कि भाई इसे कब से ऐसा गुस्सा आना प्रतीत हुआ, क्या कारण रहा था उस टाइम पे जब इसको ऐसा पहली बार हुआ, क्यों हुआ, और फिर हम ढूंढेंगे उसका कारण। ठीक है, तो इसका जो एक गुण है वो ये है कि जो हमें पूर्व में की गई गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, और हम उसका निदान खोज सकते हैं। ठीक है, इसमें निदान इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में जान के जो है हम कारण पता करके फिर हम उसका निदान करेंगे। ठीक है, इसका दोष जो है आप दोष बोल सकते हैं कि ये अधिक खर्चीली है, मतलब डाटा हम कहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी विवरणात्मक की पहली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, विलक्षणता प्रतीत ये सब होगा जिस व्यक्ति में, उसके बारे में हम फिर व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करके और कारण को जानेंगे और फिर हम उसका निदान खोजेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके गुण भी इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व में जो गतिविधियाँ उनकी आधार पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हम उसका निदान कर देंगे। लेकिन इसका दोष ये हो जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये चीज़ है कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। पहले आप हिस्ट्री किसी की जुटाएंगे, फिर उसका कारण पता लगाएंगे, फिर आप उसका निदान करेंगे, तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, ये थी हमारी पहली विधि, विवरणात्मक विधि की व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, तो गाइस इसे अगर मैं कहूँ इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो इसको बोलेंगे केस स्टडी मेथड। ठीक है, आपने सुना होगा बीएड में साइकोलॉजी में होता है केस स्टडी करके, केस स्टडी मेथड बोलेंगे। और इसका जो एक गुण है वो गुण ये भी है, इसका जो दोष है वो दोष ये भी है कि इसे जो है सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक कर सकता है, एक ही मनोवैज्ञानिक इसको हैंडल कर सकता है। मतलब क्योंकि एक को ही पता है सब हिस्ट्री उस व्यक्ति के बारे में, कोई दूसरा इसमें सहयोग नहीं कर सकता, तो इसका एक दोष ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करती हूँ मैं आप व्यक्ति इतिहास विधि समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं इसलिए से आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार। देखिए, किसी भी व्यक्ति में अगर कोई सामान्य लक्षण नहीं है, विलक्षणता प्रतीत होती है, या फिर कुछ भी ऐसा कार्य करता है जो दूसरों को अजीब लगता है, अगर हमें उसके बारे में जानना है तो हम केस स्टडी में जाएंगे। उसने पूर्व में जितनी भी गतिविधियाँ की हुई हैं उन सब के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उसका कारण पता कि इसने ऐसा करा क्यों, फिर हम उसका निदान करेंगे। सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा अगर इसमें कुछ आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है। वैसे समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। विवरणात्मक विधि में जो दूसरी विधि है वो है हमारी विकासात्मक विधि। जितनी भी मैं आपको बताऊँगी ना, ये सब विवरणात्मक विधि में ही है। 2-3 इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो मतलब थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है या फिर ईजी है उनमें हम कम टाइम ले लेंगे। तो जो हमारी दूसरी विधि है वो है विकासात्मक विधि, यानी कि डेवलपमेंटल मेथड। ठीक है, तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक कर्ता होता है वो व्यक्ति की प्रत्येक विकास की अवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा और फिर उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा। ठीक है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक करता है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था तक की जो है वो जानकारी एकत्रित करेगा और फिर उसके व्यवहार का अध्ययन करेगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब वो उसमें कोई दिक्कत दिखाई दी हमें, तो हमने मान लिया उसकी शैशवावस्था का अध्ययन करा पहले, फिर बाल्यावस्था का, फिर किशोरावस्था का, फिर प्रौढ़ावस्था का। हमने सारी स्टेजेस के बारे में उसकी जानकारी एकत्रित कर ली। फिर उन स्टेजेस पर उसका व्यवहार, यानी कि उसकी मानसिक परिस्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसका चरित्र कैसा रहा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसका जो है अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे। तो ये है हमारा विकासात्मक अध्ययन, यानी कि इसका मनुष्य के प्रत्येक विकास की अवस्था का अध्ययन करना। अवस्था मतलब इसमें आप समझ जाएंगे
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन सब के बारे में वो डाटा कलेक्ट करेगा। प्रत्येक विकास की अवस्था पे उसकी हर एक स्थिति कैसी रही, उसका संवेगात्मक विकास क्या हुआ, उसने समाज में कैसा बिहेवियर करा, और उसके बाद जो है फिर वो अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूँ इसके सूत्र की, तो गाइस जो इसका सूत्र है वो सूत्र बनेगा ये: बालक के विकास व वृद्धि का अध्ययन। ठीक है, इसमें बालक के विकास और वृद्धि का क्या क्या, उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसकी ग्रोथ कैसे हुई, ये सब हर एक स्टेज पे हम पता लगाएंगे और उसके बाद हम जो है इसका वो करेंगे, व्यवहार का अध्ययन। तो इसका सूत्र बनेगा ये। अब मैं बात करती हूँ इसके गुण की। तो गुण इसमें ये है कि हमें हर एक प्रत्येक अवस्था जो है उसकी अवस्था का हम अध्ययन कर लेते हैं और हमें जानकारी मिल जाती है, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, इसका सिर्फ यही एक गुण बोल सकते हैं आप, और दोष इसका है ये एक दीर्घकालीन विधि है। ठीक है, खर्चीली भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, और एक इसका गुण ये भी बन जाएगा कि नियंत्रित कर सकते हैं हम इसकी परिस्थिति। नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी स्टेजेस के बारे में पता करना है और हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हम नियंत्रित कर, देखिए गुण इसका क्या बनेगा कि प्रत्येक अवस्था का अध्ययन कर सकते हैं हम नियंत्रित परिस्थिति में भी, क्योंकि हमें उसकी हर एक विकास की अवस्था के बारे में पता करना है और फिर हमें उसके व्यवहार का अध्ययन करना है। ठीक है, तो देखिए अगर अब आपको लग रहा होगा कि ये तो दोनों सेम ही है, केस स्टडी भी सेम है और डेवलपमेंट मेथड भी सेम है, तो मैं आपको इसमें डिफरेंस बता देती हूँ एक बार। ठीक है, डिफरेंस जानने से पहले हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए जो विकासात्मक विधि है, मनुष्य के प्रत्येक विकास की अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सब स्टेजेस का अध्ययन करने के बाद जो है हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उसकी इन सब स्टेजेस में उसकी स्थिति क्या थी, उसका चरित्र कैसा था, उसकी सामाजिक संवेगात्मक विकास, ये सब चीज़ें जो है उसकी कैसी थी, उसका विकास कैसा हो रहा था, तो हम ये सब जान लेंगे। इसका सूत्र क्या बनेगा, बालक के विकास व वृद्धि का अध्ययन किया जाएगा। गुण क्या होगा इसमें, आप प्रत्येक विकास की अवस्था का अध्ययन करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। और दूसरा हम इसमें क्या करते हैं, कभी कभी परिस्थिति को इसमें नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसमें परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसका दोष यही है, दीर्घकालीन विधि है और बहुत ज़्यादा खर्चीली है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं केस स्टडी और डेवलपमेंट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इधर आ जाएगा आपका, दो डिफरेंस बताऊंगी मैं आपको, इसमें समझ में आ जाएगा आपको, और इधर आ जाएगी आपकी विकासात्मक विधि। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपका एक ही मनोवैज्ञानिक कर्ता अध्ययन करेगा। इसमें जो है कोई भी जो है वो डाटा कलेक्ट करके आपको दे सकता है। क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक ही व्यक्ति जानकारी वो करेगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्यों कह रही थी कि कभी कभी परिस्थिति नियंत्रित कर ली जाती है, अभी बताती हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, दूसरा पॉइंट होगा कि इसमें नियंत्रित नहीं कर सकते आप परिस्थिति, इसमें आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ पहले में जो हुआ है उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कभी कभी आप परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप प्रत्येक विकास की अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, जो विकास की अवस्था है उसका अध्ययन कर रहे हैं।
आप कुछ कुछ इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। जो उस टाइम की परिस्थितियाँ जब आप अध्ययन कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसका विकास जिस स्टेज में चल रहा है उसको भी थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्येक विकास की अवस्था वाली जो विधि है वो विकासात्मक विधि है, तो इसमें आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल, क्योंकि आप उसकी प्रत्येक विकास की अवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इतिहास विधियाँ परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके जो पहले घट चुका उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है इसके, व्यक्ति इतिहास विधि के और विकासात्मक विधि के। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया विधियाँ, 3 और विधि पढ़ लिया हम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आशा करती हूँ मैं आपको ये समझ में आई होंगी। अब हमारी जो बची हैं वो छोटी छोटी विधियाँ हैं बहुत सारी, कभी कभार उनको पूछ लिया जाता है, उसमें 2-3 हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो हम पढ़ेंगे अब कल। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप कल।